हम कवक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कवक, फफूंद या फंगस या फंजाई भी कहते हैं। ये सभी इसी के नाम हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो जनरल करेक्टर्स हैं, यानी कि सामान्य जो लक्षण है कवकों के, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कवकों को जगत फंजाई में रखा गया है। देखिए, हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक है वही टेकर, क्या नाम है उनका, वही टेकर वही टेकर ने पूरे जीव जगत को 5 जगतों में बांटा है, जिसमें जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर जगत फंजाई, ये फंजाई जो फंगस की बात कर रहे हैं अपन, और जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। तो यहाँ व्हिटेकर ने 5 जगत 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया है, उसमें कवकों को एक अलग ही जगत में रखा है, ठीक है, फंजाई में रखा है। जो यूकैरियोटिक है, देखिए जो जगत मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक जंतु हैं, बाकी सारे के सारे जो आगे के जो 4 जगत है व्हिटेकर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में, वो सारे यूकैरियोटिक जंतु को रखा है। यूकैरियोटिक जीव पादप भी हैं, जैसे एनिमेलिया के अंदर एनिमल है और जगत प्लांटी में प्लांट है, ये सारे यूकैरियोटिक बातें हैं। ये यूकैरियोटिक है, यानी कि सुविकसित कोशिका पाई जाती है। कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग के अंदर सारे सुविकसित होते हैं, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। परंतु खास बात यह है कि ये जो फंजाई जगत के जो जीव हैं, यानी कि कवक हैं, इन कवक के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई पिगमेंट्स या प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि ये परपोषित हैं, ठीक है। इन्हें विषम पोषी भी कह सकते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, दूसरों से ग्रहण करेंगे। वो हम आगे देखेंगे कि ये कवकों के अंदर किस प्रकार से पोषण होता है, वो आगे अपना एक पॉइंट आएगा कवकों में पोषण में, वहां समझ लेंगे। दूसरा पॉइंट है फिर अवपंक कवक, जिन्हें इस्माइल मोल्ड्स कहते हैं, इनको जगत प्रोटिस्टा में रखा है। देखिए, अभी अपन ने बात की थी, व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, उसमें जगत मोनेरा था, दूसरा जगत प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई। तो यहाँ पर जो फंजाई कवक है, ये तो एक अलग ही जगत है, परंतु अवपंक कवक जो है, नाम तो क्या है इनके आगे कवक है, हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि अवपंक कवक को किस जगत में रखा गया है। तो हम क्या करके आएंगे, इसका आंसर फंजाई कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा अपना, यानी कि इनको जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है, क्लियर। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, व्हिटेकर के अनुसार इनको कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, क्लियर। कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एक परिभाषा है कि माइकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं। तो कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। देखिए, कवक जो कोशिका है उनके बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है बाहर, लेकिन पादपों के अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों के अंदर कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में पतले तंतुमय धागे, यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, संरचनाएं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, ठीक है। और ये जो कवक तंतु है, इनका एक नाम और है, इनको हाइफे कहते हैं, इंग्लिश में हाइफे कहलाते हैं। तथा कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल, जैसे एक तंतु ये है, दूसरा तंतु ये है, तीसरा, इस प्रकार से बहुत सारे तंतु आपस में घुस जाएंगे तो एक क्या बना लेंगे, कवक जाल बना लेंगे। तो ये जो कवक जाल होता है इसे अपन माइसीलियम कहते हैं। क्या शब्द इसके लिए, माइसीलियम, ठीक है। तो हाइफे और माइसीलियम ये दो नए शब्द हैं इसमें। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, उसके बाद में ये स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, वैसे ही कवक के अंदर जो भोजन है, जो कवकों ने किसी दूसरे सजीव से या मृत पदार्थ से ग्रहण किया है, उसको ये ग्लाइकोजन में संचित करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो अपना भोजन खुद तो बनाते ही नहीं है, ये बाहर से किसी जंतु से, किसी पौधे से या मृत पदार्थ से ग्रहण करेंगे, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में उसको संग्रहित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक जो हैं उन्हें कोर्टिकोलस कहते हैं। ऐसे कवक जो प्लांट की जो कोर्क है, छाल है, उसके ऊपर उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोर्टिकोल्स।
और गोबर के ऊपर उगने वाले जो कवक है उन्हें कोप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड है, कोटिकोल्स और क्रोपोफिलस। अब देखिए सामान्यतः जो कवक है वो बहुकोशिकीय होती हैं, यानी कि ये जो जीव है कवक जीव ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनमें स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, यानी कि ये प्लांट नहीं है। अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और पाया जाता तो ये प्लांट की तरह ही होते हैं, परंतु हरित लवक नहीं होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको प्लांट में नहीं रखा गया है, इनको पादप वर्ग में नहीं रखा गया है, कवक अलग ही जगत रखा है। तो कवक अपन बात कर रहे हैं कि कवक सामान्यतः बहुकोशिकीय होती है, परंतु इष्ट जो कवक है, इष्ट कवक आपने खूब नाम सुना होगा। इष्ट का वैज्ञानिक नाम है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये एक कवक एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर होती है, यानी कि ये इसका अपवाद है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसी एक कोशिकीय कवक का नाम क्या है, तो इष्ट इसका नाम है। तो यहाँ देखिए कुछ कवक के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, जैसे एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, एगेरिकस है। एगेरिकस जिसे अपन सांप की छतरी भी कहते हैं ना, ये फंजाई आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है। बरसात के दिनों में अपन देखते हैं मशरूम भी कहते हैं इसको, या कुकुरमुत्ता भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना, ये उगते हैं, ये कवक ही हैं। अब हम बात करेंगे कि कवक अपनी संख्या कैसे बढ़ाती हैं, यानी कि कवक जनन कैसे करती हैं। तो कवकों के अंदर तीनों प्रकार से जनन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों प्रकार से जनन पाया जाता है। अब ये कायिक जनन कैसे करते हैं, जैसे इष्ट की बात करें तो इष्ट के अंदर मुकुलन होता है, मुकुलन यानी कि बडिंग, जैसे ये इष्ट कोशिका है और इसके अंदर एक छोटा सा एक गुबार बन जाएगा, दूसरी इष्ट कोशिका बन जाएगी इससे, है ना, इस प्रकार से ये, तो ये बडिंग या मुकुलन कहलाता है। दूसरा जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन इसकी बात करें, ये म्यूकर और राइजोपस के अंदर तो बीजाणु जनन द्वारा होता है, बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, जैसे इस प्रकार से ये इस प्रकार से कवक तंतु है उसके अंदर यहाँ बीजाणु धानी के अंदर ये स्पोर बन जाएंगे बहुत सारे, ये बीजाणु धानी कहलाएगी, ठीक है, और इसके अंदर ये स्पोर बन गए। ये स्पोर जब बाहर निकलेंगे यहाँ से तो हवा के द्वारा ये दूर दूर तक फैल जाएंगे, ठीक है, और इसके द्वारा नए म्यूकर या राइजोपस बन जाते हैं, जिससे कवक तंतु के अग्रिम, जैसे कवक तंतु ये है कवक तंतु, ठीक है ना, और उसके अग्रिम भाग पर कोनिडिया नामक ये जो संरचना बन रही है कोनिडिया, ठीक है, बीजाणु धानी जो बनी है इसको अपन कोनिडिया भी कहते हैं। लैंगिक जनन एस्को बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु द्वारा होता है। ये एग्जाम्स में यहाँ ऐसे आ सकता है कि कवकों के अंदर लैंगिक जनन कौन से मेथड से होता है, एस्को बीजाणु या बेसिडियो बीजाणु, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। अब है कवकों में पोषण। हम जानते हैं कि कवक के अंदर किसी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना नहीं होती है, प्लास्टिड नहीं होते हैं, तो ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो कवके जो है उनके अंदर पर्णरहित नहीं होता है, तो ये मर्तोपजीवी यानी कि मर्त पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे मशरूम, मशरूम जिसे अपन सांप की छतरी भी कहते हैं, और सहजीवी भी हो सकते हैं। सहजीवी को इनको हेलोटिज्म नाम दिया गया है, ठीक है ना, हेलोटिज्म का मतलब क्या है, सहजीवी, और परजीवी के रूप में हो सकते हैं, पैरासाइट के रूप में किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं, दूसरे सजीव पौधा या जंतु से या मनुष्य के ऊपर परजीवी होते हैं, ठीक है। सहजीवी में क्या होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है, और परजीवी के अंदर क्या होता है, एक को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस होता है। ये परजीवी और सहजीवी में खास अंतर है। तो पहले अपन बात करेंगे मर्तजीवी या मर्तोपजीवी बोल दीजिए, स्पोरोफाइट की बात करेंगे। स्पोरोफाइट जो यानी कि मर्तोपजीवी, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कुछ मृत पदार्थ है नीचे और इसके ऊपर मशरूम जो है उगी हुई है, तो ये मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, जैसे म्यूकर है, एगेरिकस, एगेरिकस जो है वो कुकुरमुत्ता या मशरूम या सांप की छतरी है, एक ही बात है ये, ठीक है। मशरूम जिसको अपने सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं। आदि मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर पाचक रस, ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सड़ी गली वस्तु है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मशरूम या छत्रक जो है ये अंकुरित हो गया, तो ये क्या करेंगे, पहले अपने पाचक रसों को बाहर छोड़ देंगे, और पाचक रस पाचन जो है कोशिका के बाहर यहाँ होगा, और ये जो भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है और वापस इसको अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पाचक रस, यानी कि पाचक रस में क्या होते हैं, मोस्टली एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम का स्त्रावण करेंगे किसके ऊपर, सड़े गले पदार्थों के ऊपर, मृत पदार्थों के ऊपर, और ये पाचक रस इसको क्या करते हैं, विलीन में बदल देंगे, यहाँ इसका पाचन हो जाएगा, बाहर विलीन बन जाएगा, और इस विलीन को ये मशरूम जो है ये अवशोषित कर लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना पोषण करती है मृत पदार्थों से।
ये स्पोरोफाइट लिखा हुआ है, मशरूम। दूसरा अपन बात करेंगे सहजीवी की। सहजीवी जिसे अपन सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है। तो कवक जो है वो दो प्रकार से सहजीवी करते हैं। तो सेवाक बनाते हैं, सेवाक को इंग्लिश में लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन शब्द भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखो सेवाक, सेवाक नाम पड़ा सेवाल प्लस कवक, यानी कि से, ठीक है ना, सेवाल का मतलब से, और ये वा सेवा और क कवक, यानी कि सेवा और कवक से क, तो सेवाक नाम पड़ गया। इंग्लिश में इसको लाइकेन कहते हैं। अब ये किन दो जीवों के बीच में सहजीवन होता है? तो कवक और दूसरे नीले हरे शैवाल। कौन से शैवाल होते हैं? नीले हरे शैवाल, जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये वास्तव में शैवाल के अंदर नहीं आते हैं साइनोबैक्टीरिया, इनको अपने बैक्टीरिया के साथ रखते हैं, जगत मुनेरा में रखा गया है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के साथ में कवक जो है ये सहजीवन करते हैं, साथ साथ रहते हैं। अगला पॉइंट है कि नीलहरित शैवाल के अंदर क्या होता है? जो क्लोरोफिल है उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार किया जाता है और ये कवक को दे देंगे। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो है, ये किस में है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर है। और ये भोजन बनाएंगे और ये किसको दे देंगे? कवक को दे देंगे। और बदले के अंदर कवक में जो शैवाल के रहने के लिए उसको स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये दोनों के अंदर एक प्रकार से साहचर्य होता है, सहजीवन होता है। जैसे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म लाइकेन का एक डायग्राम दिखाया गया है, लाइकेन इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ हम कुछ लाइकेन के उपयोग पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के अंदर सीधे अपने पूछे जाते हैं। जैसे परमेलिया लाइकेन जो है, इसका उपयोग मिर्गी, मिर्गी यानी जो चक्कर आना है ना, डिजीज है, उसकी औषधि बनाने में, उसकी दवाई बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से असनिया लाइकेन है, उसका उपयोग एसनिक एसिड, एसनिक अम्ल बनाने में, एक प्रतिजैविक औषधि बनाने में, एंटीबायोटिक दवाई बनाने में किया जाता है। तीसरा जो है वो इंपोर्टेंट इसका उपयोग है वो है रोसेला टिंक्टोरिया। इसका उपयोग, इस लाइकेन का उपयोग लिटमस पत्थर, लिटमस पेपर, जो अम्ल और क्षार है ना, नीला लिटमस, लाल लिटमस पत्थर जो तैयार करते हैं अपन प्रयोगशाला के अंदर अम्ल क्षार की पहचान के लिए, वो लिटमस पेपर इसी लाइकेन से बनाए जाते हैं। अगला है इंडोकार्पल लाइकेन। इंडोकार्पल लाइकेन का उपयोग जापान में सब्जी के रूप में करते हैं, इसको खाने में यूज करते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है ना और विटामिन, खनिज लवण होते हैं। अगला जो है वो है कैलेडोनिया लाइकेन। कैलेडोनिया लाइकेन का उपयोग रेंडियर खाते हैं। रेंडियर क्या होते हैं? जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है अपने, है ना, टुंड्रा प्रदेश है, वहां जो गाड़ी होती है उस गाड़ी को खींचने के लिए, बर्फ के ऊपर जो गाड़ी चलती है उसमें पहिया नहीं होते, उसको खींचने के लिए कुत्ते से थोड़ा सा बड़ा जंतु एक होता है जिसका नाम रेंडियर होता है, कुत्ते जैसा ही होता है। रेंडियर एक जंतु है। ये जंतु इस कैलेडोनिया लाइकेन को खाता है भोजन के रूप में ना, इसको खाते हैं, तो इसलिए इसको रेंडियर मोस कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? रेंडियर मोस नाम रखा गया है कैलेडोनिया को, क्योंकि इनको रेंडियर खाते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक भी, इंडिकेटर भी माना गया है। सूचक का मतलब क्या होता है? जिससे अपन को सूचना मिले, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वहां लाइकेन जो है वो नष्ट हो जाती है, लाइकेन नहीं उगती है। यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, चिमनियों के द्वारा, फैक्ट्रियों से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उस क्षेत्र में लाइकेन नहीं उगेगी, लाइकेन नष्ट हो जाती है। अगर लाइकेन उगी हुई है पहले से, वो नष्ट हो जाए तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ चुकी है, इसलिए इसको सूचक माना गया है वायु प्रदूषण का, और मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए सूचक माना गया है। अगला है चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को जो है सेक्सिकोलस कहते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ों के ऊपर चट्टानें हैं, उनके ऊपर जो लाइकेन उगती है उनका नाम है सेक्सिकोलस। और ये जो लाइकेन है ये क्या करती हैं? ये एसिड या पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसके कारण चट्टानें जो है वो, उनका अपक्षय होता है, ये टूटनी शुरू हो जाती हैं। और जब चट्टानें टूटेंगी तो उससे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, फिर और छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और उससे मर्दा बनेगी, जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए लाइकेन को मर्दा जनन क्रिया में सहायक माना गया है। ठीक है, यानी चट्टानों को तोड़ती हैं, इसलिए इनको मर्दा जनन, जिसे हम पेडोजेनेसिस भी कहते हैं, क्रिया में सहायक होती हैं। अब लाइकेन के अंदर जो जनन होता है वो मोस्टली, मुख्य रूप से सोरेडिया नामक संरचना द्वारा होता है। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, सोरेडिया नामक स्ट्रक्चर बनती है लाइकेन के अंदर, उसके द्वारा इसके अंदर जनन होता है। दूसरा जो सहजीवन उपयोग है कवक का, वो होता है उच्च वर्ग के पादप। उच्च वर्ग के पादप कौन से प्लांट? जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिन्हें अपन अनावर्त बीजी पौधे कहते हैं। अनावर्त बीजी पौधे जैसे पाइनस है, इस पाइनस के अंदर मुसला मूल होती है,
हम जानते हैं दो प्रकार की रूट होती है, मुसला मूल और रेशेदार मूल। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर मोस्टली मुसला मूल पाई जाती है। तो ये जो पाइनस पौधा है ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इसकी मुसला मूल के अंदर जो कवक है वो पाई जाती है सहजीवी के रूप में, इसलिए इस कवक का स्पेशल नाम रखा गया, इस कवक मूल का नाम रखा गया माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? उच्च वर्ग के पादप यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो मुसला मूल के अंदर कवक जो है वो सहजीवन अपनाता है, सिम्बायोसिस अपनाता है, उसे ही अपन माइकोराइजा कहते हैं। तीसरे जो कवक है वो है अपने परजीवी पैरासाइट यानी कि दूसरे के ऊपर। ये परजीवी कवक जीवों के अंदर, पौधों में हो सकती हैं, जंतु में या मनुष्य के अंदर भी हो सकती हैं, ये रोग उत्पन्न करती हैं। तो हम कवकों का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व दो प्रकार का है, लाभकारी और हानिकारक। पहले हम कवकों की से लाभ की बात करेंगे कि कवकों से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट होता है। कवक हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है? नंबर 1 तो है औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल के अंदर, है ना, औद्योगिक के अंदर। औद्योगिक में कैसे? जैसे जो कवक है उसका नाम है आक्सेलिलम, आक्सेलिकम। आक्सेलिकम जो कवक है उससे आक्सेलिक एसिड प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं जिसको, ये प्राप्त किया जाता है। दूसरी जो कवक है वो एस्परजिलस और पेनिसिलियम कवक, इनसे पनीर बनाया जाता है, पनीर उद्योग के अंदर इसको काम मिल जाता है। तीसरी जो कवक है ईस्ट कवक, जिसको सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी भी कहते हैं। ये डबल रोटी के अंदर, जैसे अपने आटे के अंदर ईस्ट को मिला देंगे, है ना, तो उसे डबल रोटी, जिसको अपन लिवेंड ब्रेड भी कहते हैं, बनाने के अंदर प्रयोग करते हैं। या जलेबी के अंदर खमीर उठाने के लिए ईस्ट को मिलाते हैं। या बेकिंग सोडा जो है बेकरी के अंदर केक वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें खास बात क्या है, जब आटे के साथ इस ईस्ट को मिलाते हैं तो ये शोषण करेगी और शोषण के दौरान CO2 गैस उत्पन्न करेगी। तो CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो उसके अंदर छिद्र हो जाते हैं, छिद्र होने के कारण ब्रेड स्पंजी होती है। ब्रेड के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, केक वगैरह में देखते हैं अपन, वो छिद्र जो बने हैं वो किस कारण से बने? शोषण के दौरान CO2 गैस मुक्त होती है तो वहां से वो छिद्र बन जाते हैं। ईस्ट द्वारा अवायवीय शोषण यानी कि ये अवायवीय शोषण के दौरान, जैसे जो है, गेहूं है, चावल है, इन फलों का रस, फल यानी जैसे अंगूर का रस, है ना, जिससे अपन शराब या बियर बनाते हैं, ये किण्वन के द्वारा, कौन सा क्रिया द्वारा? किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन के द्वारा अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये अवायवीय शोषण में बनता है। शोषण दो प्रकार का होता है, वायु की उपस्थिति में जिसको वायवीय शोषण कहते हैं, दूसरा अवायवीय शोषण, है ना, ये अवायवीय शोषण के दौरान ईस्ट के द्वारा किया जाता है। मशरूम, मशरूम हम जानते हैं कि जिसको अपने खाद्य छत्रक भी कहते हैं, यानी कि इसकी सब्जी बनती है, खाने में इसको काम में लिया जाता है। एक कवक है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोग नियंत्रण में किया जाता है, यानी कि इसका छिड़काव किया जाता है रोगों से लड़ने के, पादप रोग को नियंत्रित करने के लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए। एक कवक है जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिन एक हार्मोन, पादप हार्मोन है, इसका उत्पादन किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कवकों का औषधीय उपयोग। कवक किस प्रकार से मेडिसिन औषधि में काम आती हैं। पहली जो कवक है सबसे इंपोर्टेंट वो है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है, इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त की जाती है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया है कि पेनिसिलिन औषधि किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से होती है। किसके द्वारा तैयार की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा है पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस, इससे हेलेन नामक एक प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त होती है। फिर इसी प्रकार से पेनिसिलियम, एस्परजिलस और ईस्ट, इन तीनों को एक साथ मिला करके हम विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, आर्टिफिशियल बनाते हैं। और एक एक्टिनोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक औषधि है, ये भी कवक से ही प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से अन्य उपयोग के अंदर न्यूरोस्पोरा एक कवक है, न्यूरोस्पोरा कवक। इस कवक के ऊपर काम करते हुए बिडल और टेटम, ये वैज्ञानिक है बिडल और टेटम, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था? न्यूरोस्पोरा कवक के ऊपर काम करते हुए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए के अंदर जो जीन होता है ना, वो जीन क्या करता है? एक जीन एक लक्षण का ही नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर कवक किस प्रकार से उपयोगी है? जैसे कवक और जीवाणु जो है, ये खाद्य श्रृंखला के अंदर लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। इनको माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं, लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। ये क्या करते हैं? इनको प्राकृतिक अपमार्जक भी कहा जाता है, यानी कि ये सड़े गले मृत पदार्थों को नष्ट करते हैं, तो इसको प्राकृतिक अपमार्जक कहते हैं, ठीक है, नेचुरल डिकम्पोजर भी कहा जाता है, या अपघटक भी कहते हैं इनको, ठीक है। अपघटक यानी कि तोड़ने का काम करते हैं।
मृत सड़े पदार्थों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ये मृत जीवों व अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं और हुमस में बदलते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। जीवाणु मुख्य रूप से क्या करते हैं, जंतु उत्तकों का अपघटन करते हैं, और जो कवक हैं ये पादप उत्तकों, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, सब्जियों के सड़े गले पदार्थ हैं, है ना, इनको कवक जो है वो अपघटित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कवकों के हार्मफुल जो कवक हैं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो अलाभकारी कवकों के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कवकों से पादप रोग, प्लांट डिजीज। ठीक है, तो यहां सबसे पहला नंबर 1 है पक्सीनिया। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ये जो कवक है ये गेहूं के अंदर रस्ट रोग को अपन हिंदी में काला कीट रोग कहते हैं। ठीक है, तो गेहूं का जो काला कीट रोग है ये होता है पक्सीनिया के अंदर, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। इसी प्रकार से बाजरे का जो जोगन रोग है, जिसको बाल हरित रोग भी कहते हैं, ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। और संतरा नारंगी जिसको कहते हैं ऑरेंज, हम देखते हैं कि संतरा जो है वो खराब हो जाती है, सफेद उसके ऊपर फफूंद जम जाती है, ये भी एक कवक से होता है। कोलिरोट्राइकम फलकेटम जो है इसके द्वारा गन्ने का लाल सड़न रोग, जैसे गन्ना जो है ना, गन्ने के अंदर इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये गन्ने का जो तना है उसके अंदर ये पर्व संधि और पर्व होती है, तो लाल लाल रंग की धारियां होती हैं इस प्रकार से गन्ने में, तो ये रेड रूट डिजीज कहते हैं, ये गन्ने के अंदर कवक के कारण होता है। इसी प्रकार से मूंगफली का टिक्का रोग है, ये सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा कवक के कारण होता है। इसी प्रकार से आलू में अंगमारी, आलू जो है उसके अंदर अंगमारी, वो अल्टरनेरिया सोनिलिन नामक कवक के कारण होता है। इसके सीधे नाम हमें याद करने पड़ेंगे। एल्ब्यूगो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्ब्यूगो कवक के कारण सरसों का सफेद कीट रोग, व्हाइट रस्ट रोग जिसके कहते हैं, सरसों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों पे छोटे छोटे इस प्रकार से सफेद रंग की ये लाइन रेखाएं ऐसे बन जाती हैं, स्पॉट बन जाते हैं। राइजोपस के द्वारा शकरकंद के अंदर सॉफ्ट रोट रोग होता है, शकरकंद के अंदर ये रोग फैलाता है। इसी प्रकार से अल्टीलेगो नूडा ट्रिटिसाई के द्वारा गेहूं का धान्य कट या स्मट रोग होता है, स्मट रोग। ठीक है, और पोनोरोस्पोरा जो कवक है उसके द्वारा डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है, जैसे अंगूर की बेल की पत्तियां हैं उन पत्तियों के ऊपर जो है वो इस प्रकार से स्पॉट बन जाते हैं, जिनको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। अब कवक जो है ये मनुष्य के अंदर भी रोग फैलाते हैं, जैसे एकेरस इसके बीज के द्वारा, इसके बीज होता है जिसको खुजली कहते हैं, है ना, त्वचा के ऊपर खुजली होना। इसी प्रकार से माइक्रोस्पोरम लेनोसन के द्वारा दाद, जिसको रिंग वर्म कहते हैं, दाद होता है सफेद रंग का, चकते बन जाते हैं दाद, यानी रिंग गोल चकते बन जाते हैं ना, उससे रिंग माने गोल आकार के। इसी प्रकार से टीनिया पेटिस द्वारा एथलीट फूड रोग होता है, और एस्परजिलस द्वारा एक विष उत्पन्न होता है, एक जहर या भोजन उत्पन्न होता है जिसको अफ्लाटोक्सिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अफ्लाटोक्सिन जो है कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला पॉइजन है, टॉक्सिन है, और ये एस्परजिलस के द्वारा उत्पन्न होता है। एक हम बात करेंगे एलएसडी जो है इसका पूरा नाम एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, जिसे एच का लाइसर्जिक एसिड, डी का मतलब यहाँ पर डाई इथाइल एमाइड है। ठीक है ना, एलएसडी का पूरा नाम क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये पूरा नाम इसका। और यह एक कवक है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, कवक से प्राप्त करते हैं इसको, क्लियर। और यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, अगर कोई व्यक्ति एलएसडी का उपयोग करता है तो उसको मानसिक यानी कि दिमाग से संबंधित रोग होने की संभावना मैक्सिमम होती है। और अंतिम पॉइंट जो दिया गया है कवकों के हानिकारकों में, वो है खाद्य पदार्थों का नाश, यानी कि जो फूड मटेरियल है उसको नष्ट करते हैं, जैसे म्यूकर है, ईस्ट है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, ये खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने कवक के बारे में, कवक के लक्षण, कवक के जो लाभदायक और हानिकारक जो महत्व है उनके बारे में समझा। धन्यवाद।